साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल पर नवजीवन कैंपस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। जो 66 बीपीएससी पीटी का प्रिपरेशन चल रहा था वीडियो क्लासेस के माध्यम से, उसी की एक कड़ी के रूप में हम लोग एक नया योजनाबद्ध तरीके से एक नए प्रिपरेशन को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें गुप्ता सर के पांव फ्रैक्चर की वजह से कुछ क्लासेस डिस्टर्ब हो गया था जो नहीं हो पाया, और लॉकडाउन अचानक हो जाने की वजह से सेटअप नहीं होने की वजह से ये हम क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर हम लोगों ने कुछ सेटअप किया है जिसके माध्यम से हम चाहते हैं कि जो लॉकडाउन का समय है खाली, उसमें ज्यादा से ज्यादा हम लोग इसका सदुपयोग कर सके। इसी के तौर पर हम लोग एक नया प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सभी विषयों का एक समग्र अध्ययन करना चाहते हैं, जिसके द्वारा आप 66 बीपीएससी पीटी की बात हो या बिहार दरोगा मेंस जो होने वाला उसकी बात हो, एसएससी की बात हो या सचिवालय सहायक आने वाला उसकी बात हो, सब का प्रिपरेशन आप साथ में कर सकते हैं। जिसके माध्यम से कुछ प्रैक्टिस सेट हम लोग देंगे जो 66 बीपीएससी पीटी पर आधारित होगा, जिसके द्वारा 150 क्वेश्चन का जो पीटी में पूछा जाता है उसी प्रोफॉर्मा को हम लोग सॉल्व करके इस प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो उसी की कड़ी के तौर पर ये पहला सेट लेकर आए जो हम लोग देखेंगे एक नए तरीके से। जैसे अमिताभ बच्चन की एक बहुत इंपॉर्टेंट कौन बनेगा करोड़पति में हम लोगों ने सुना है उनका एक बहुत महत्वपूर्ण डायलॉग कि चलिए खेलते हैं हम लोग कौन बनेगा करोड़पति। तो उसी फॉर्मेट की तरफ हम लोग अब एक नया इस स्टडी को एक खेल के रूप में, समग्र खेल के तौर पर पूरी ऊर्जा के साथ करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कौन बनेगा बीपीएससी अधिकारी, एसडीएम, डीएसपी या और भी जितने पोस्ट हैं उसको आप अचीव कर सकते हैं। तो चलिए सफर को शुरू करते हैं। पहला सेट है ये, और पहला सेट में गुप्ता सर हिस्ट्री का पोर्शन करा चुके हैं। मेरा जो सेक्शन है वो साइंस और ज्योग्राफी का मेनली है, और भी कुछ सेक्शन होगा तो उसको कराने का प्रयास किया जाएगा। तो उसी के तौर पर हम लोग साइंस और ज्योग्राफी के क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। मैं प्रत्येक वीडियो में एक सेट का 25 क्वेश्चन अपनी तरफ से लेकर के आऊंगा, जिसके द्वारा आपके धीरे धीरे सेट का जो 150 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाए। तो चलिए पहला सेट का 25 क्वेश्चन लोग देखने जा रहे हैं। 50 के बाद 51 से लेकर 75 तक, 40 तक सर करवा चुके हैं, और 40 के बाद 41 से 50 तक मैथ्स का सवाल। तो ध्यान रखना है मैथ्स का क्वेश्चन है जिसका डिस्कशन में यहां पर उसको पार्टिसिपेट नहीं किया जाएगा। आप मैथ को बनाएं, उसको सॉल्व करें। आंसर की यहां पर जारी किया गया जिसको आप मिला सकते हैं, जिसमें 41 का सी, 42 का सी, 43 का ए, 44 का बी, 45 का डी, 46 का बी, 47 का डी, 48 का डी, 49 का डी और 50 का डी। इसको मिलाएं और अपने प्रैक्टिस सेट को बनाने के बाद इससे आप आंसर की मिला सकते हैं। तो मैथ का सवाल 50 तक कंप्लीट होता है। चलते हैं 51वें सवाल की ओर। तो 51 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जिसको देखना है, और क्वेश्चन है, कहता है टार्टरिक अम्ल खाली जगह है में नहीं पाया जाता है। तो आपको पता होगा 4 ऑप्शन दिया गया है, इमली, अंगूर, कच्चा आम और पालक। तो ये ध्यान रखना है कि टार्टरिक अम्ल इमली में मिलता है। इसके अलावा अंगूर में लैक्टिक एसिड होता है, कच्चे आम में सिट्रिक एसिड होता है और पालक में ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो 3 में टार्टरिक अम्ल नहीं है, 1 में है। यहां पूछ रहा है किसमें नहीं है, और जब 1 से अधिक आंसर हो जाता है तो ध्यान रखना है कि आपका आंसर ई चला जाता है। तो 51 का आंसर ई है, ये ध्यान रखना है, और इसका आंसर इमली होगा। तो इमली में होगा, अगर 1 होता तो आंसर ए होता, तो इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। तो ये ध्यान रखना है। जबकि यहां पर 3 ऑप्शन और है, अंगूर है तो अंगूर में लैक्टिक एसिड है, जबकि आम में सिट्रिक एसिड है, और साथ ही आम के बाद पालक है और पालक में ऑक्जेलिक एसिड है। तो ये ध्यान रखना है, ऑक्जेलिक एसिड। तो ये 3 अम्ल है जिसमें तीनों में टार्टरिक नहीं है, टार्टरिक एक ही में, इमली में। तो मोर देन 1 आंसर सही है, इसलिए आंसर आपका 51 का ई है, ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 52 नंबर कह रहा है कि विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था। तो ध्यान रखना है कि विटामिन B12 जिसको हम
साइनोकोबालामीन कहते हैं। ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन है, एक है बोरिक बीट परीक्षण, एक है सोडियम नाइट्रो प्रूसाइड परीक्षण, हाइड्रोलिसिस परीक्षण, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आंसर जो होगा यहां पर डी होगा, यह ध्यान रखना। और डी आंसर में ही आपको ध्यान देना है कि डी जो आंसर है वो इसके स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो ये ध्यान रखना है कि 52 का आंसर जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी है। और स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही पहली बार ये पता चला था कि विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। तो ध्यान रखना है कि विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालामीन कहते हैं, और कोबालामीन साइनोकोबालामीन इसलिए कि इसमें कोबाल्ट नामक धातु होता है, जिसकी कमी से कभी कभी लोगों में अनेमिया हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि अनेमिया जो बीमारी है इस विटामिन B12 की कमी से होता है। और विटामिन B12 जो है ये इसमें कोबाल्ट की मौजूदगी का परीक्षण स्पेक्ट्रोस्कोपी विधि से होता है, जिसके द्वारा एक प्रक्रिया है एनालिटिकल केमिस्ट्री में कि जिसके द्वारा हम किसी पदार्थ में मौजूद धातु की उपस्थिति को पता करते हैं। तो ध्यान रखना है, अर्थात ऑप्शन जो जाएगा इसमें डी आंसर है, ध्यान रखना है। अब यहां 53 नंबर देखें तो 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राकृतिक क्लोराइड कौन सा है। पहला ऑप्शन है इच्छू सकरा, रक्त सोडियम क्लोराइड और यूरिया। तो ये ध्यान रखना है कि यहां पर जो आंसर है वो बी है, रक्त। तो बी जो है एक क्लोराइड का एग्जाम्पल है, और क्लोराइड जो होता है वो ध्यान रखना है कि एक बी समान घोल का एक उदाहरण है। और बी समान घोल वैसा जिसमें सॉल्यूशन के अंदर जो विलेय के कण हैं वो दिखाई ना दे, तो उसी को हम क्लोराइड मान लेते हैं। जैसे गोंद होता है उसमें कण नहीं दिखता, वो क्लोराइड है। जेली होता है वो क्लोराइड है, या आइसक्रीम क्लोराइड है, पनीर क्लोराइड है। तो क्लोराइड एक घोल है, और बी समान घोल वैसा जिसमें विलेय के कण दिखाई ना दे। तो यहां विलेय का कण दिखेगा नहीं और दिखाई नहीं देगा, तो इसी को हम क्लोराइड मानेंगे। और आपको पता होगा रक्त है, ब्लड, बी जो आंसर है ये रक्त है। और रक्त क्या है कि वो भी घोल है जिसमें 2 पार्ट है, कुछ सेल्स होते हैं और सेल के साथ साथ प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा में सेल घुला होता है, लेकिन सेल को आप देखें तो सेल दिखाई नहीं देता, उसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी। और जब विषमांग घोल में विलेय के कण नहीं दिखे तो उसी को मान लेते हैं कि वो क्लोराइड है। इस रूप में प्राकृतिक रूप में रक्त एक ऐसा कंपोजिशन है जिसको क्लोराइड के अंतर्गत माना जाता है। तो 53 का बी आंसर है, यह ध्यान रखना है। अब 54 में आए तो 54 में कहता है कि ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन से। ऑप्शन है अस्थि, काल, प्रभावन, दंत या व्यक्ति वृत्ति। तो ध्यान रखना है कि ओडोंटोलॉजी एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है, और ये ओडोंटोलॉजी तीथ के अध्ययन को कहा जाता है। तीथ के साथ साथ यहां माउथ का भी अध्ययन होता है, मुंह का। तो दंत मुंह विज्ञान कहते हैं, विज्ञान की एक शाखा है ओडोंटोलॉजी जो डेंटल साइंस से संबंधित है। तो ध्यान रखना है कि दांत के अध्ययन को ही ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। और ओडोंटोलॉजी जो आपका ऑप्शन है वो दांत में आंसर जो है 54 का वो सी आएगा। तो सी ध्यान रखना है। अब यहां 54 के बाद 55 नंबर कहता है कि हेमिकॉर्डेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता। तो यहां पर 55 नंबर जिसमें ऑप्शन दिया गया है कोशिका, गुच्छ, प्राक ब्रिक, मध्य ब्रिक या पार्श्व ब्रिक। ब्रिक मतलब किडनी होता है, तो किडनी हेमिकॉर्डेट में नहीं होता है, ध्यान रखना। तो हेमिकॉर्डेट एक इंपॉर्टेंट वर्ग है, तो हेमिकॉर्डेटा कहा जाता है इसको। और हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच का पार्ट। पृथ्वी पर पहले नॉन कॉर्डेट आए, फिर हेमिकॉर्डेट आए, फिर कॉर्डेट का विकास हुआ। जिसमें मेरू रज्जु होता है वो कॉर्डेट है, जिसमें मेरू रज्जु नहीं होता है उसको नॉन कॉर्डेट कहते हैं। और ऐसे जानवर जिसमें कुछ काल में मेरू रज्जु रहे और कुछ काल में न रहे जीवन में, तो उसको अर्ध कॉर्डेट के अंतर्गत रखते हैं, जिसको हेमिकॉर्डेट कहते हैं। और हेमिकॉर्डेट चूंकि किडनी है नहीं, तो आंसर एक ही है, और वो आंसर है कोशिका। कोशिका नाम है कोशिका गुच्छ। तो ये ध्यान रखना है, कोशिका गुच्छ उत्सर्जन अंग।
तो ये ध्यान रखना है कि उत्सर्जन अंग है ये। और उत्सर्जन अंग के बारे में आप जानते होंगे कि इसके द्वारा हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य होता है। तो जितने भी हार्मफुल मटेरियल्स हैं उसको बाहर करने वाला अंग हेमिकोडेट के अंतर्गत कोशिका गच्छू के रूप में मिलता है। तो ध्यान रखना किडनी यहां नहीं है। अब यहां के बाद 56 नंबर, तो इसके अंतर्गत आंसर जो होगा 55 का, वो ध्यान रखना 55 में कोशिका गच्छ जो है वो ए ऑप्शन है, तो ए को ध्यान रखेंगे। अब 56 नंबर में आए तो कहता है एंजाइम के प्रोटीन भाग को कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है, ऑप्शन है आइसो एंजाइम, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम या उपयुक्त सभी। तो पहले तो ध्यान रखना है कि आंसर जो होगा इसका सी होगा, सी जिसको एपो एंजाइम दिया गया। तो एपो एंजाइम ही इसका आंसर, क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी एंजाइम जो होता है वो एंजाइम प्रोटीन से बनता है, मुख्य रूप से उसमें प्रोटीन ही होता, लेकिन कार्य करने के लिए उसमें कुछ चीजें बाहर से ऐड होती है। और जब कुछ चीजें बाहर से ऐड होती है उसको कोफैक्टर कहते हैं, और जब वो जुड़ता है तो उसी के द्वारा हॉलो एंजाइम या आइसो एंजाइम का निर्माण होता है। लेकिन यहां पर कुछ जुड़ा हुआ सिर्फ प्रोटीन की बात कर रहा है, तो सिर्फ प्रोटीन वाला भाग है, तो वो आंसर सी होगा जिसको एपो एंजाइम कहते हैं। अब यहां पर 57 नंबर है, कह रहा कि डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है। तो डायस्टेज एंजाइम का स्रोत ऑप्शन है लार ग्रंथि, अमाशय, यकृत या अग्नाशय। तो 4 अंग दिया है और 5वां ये ऑप्शन है। तो डायस्टेज एंजाइम ध्यान रखना है कि आंसर जो होगा वो ए होगा लार ग्रंथि। और ये ध्यान रखना है डायस्टेज एंजाइम को। तो डायस्टेज एक एंजाइम है जिसका काम है कार्बोहाइड्रेट को पचाना और कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ देना। तो कार्बोहाइड्रेट माल्टोज बन जाए, इसी के लिए डायस्टेज की जरूरत पड़ती है। और ये हमारे लार ग्रंथि जो मुंह में है, तो लार ग्रंथि जो हमारे शरीर में 6 की संख्या में होता है, 3 पेयर जो हमारे मुंह में, जीभ के नीचे, गाल के साइड में 3 पेयर के रूप में है, और उसी के द्वारा जो मुंह में लार बनता है उसी को लार ग्रंथि कहते हैं। और लार ग्रंथि में डायस्टेज एंजाइम होता है जिसके द्वारा स्टार्च को माल्टोज में बदला जाता है। तो लार ग्रंथि स्रोत है, ये ध्यान रखना है, और उसी के द्वारा ये एंजाइम का निर्माण होता है, जिसके कारण 57 का आंसर ए है, ये ध्यान रखना है। अब 58 को देखें तो कह रहा है मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है। तो परिवेश मतलब माहौल होता कि किस माहौल में पाचन हो रहा, और जठर जो है वो जठर अमाशय से संबंधित है, तो अमाशय की बात कह रहा है। और ऑप्शन दिया है क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या बेसिक। तो क्षारीय और बेसिक एक ही चीज है, अम्लीय एसिडिक मीडियम को, उदासीन न्यूट्रल मीडियम। तो 4 ऑप्शन है। और आपको पता होगा कि अमाशय में जो बनता है उसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस या जठर रस। और जठर रस का पीएच मान होता है, और पीएच मान इसका 1.5 से 2.5 होता है। तो जठर रस, गैस्ट्रिक जूस को ही जठर रस कहते हैं। तो जठर रस का पीएच मान 1.5 से 2.5 है, और 1.5 से 2.5 वाला अम्लीय होता है। और यही अमाशय में अम्ल के रूप में कुछ एंजाइम होते हैं जो काम करते हैं और भोजन में प्रोटीन को पचा देते हैं। चूंकि अमाशय पढ़े होंगे तो पता होगा कि अमाशय में पेप्सिन एंजाइम निकलता है, और वो एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है। तो ये जो प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के लिए आपको एसिडिक मीडियम चाहिए, और ये 1.5 से 2.5 चाहिए। और इसी के चलते यहां पर एक Cl नामक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता। तो इसको ध्यान रखना है अमाशय को। तो अमाशय जठर से संबंधित, और जठर में जो पाचन हो रहा है वो अम्लीय माध्यम में। तो ये 58 नंबर सवाल। अब 58 से आगे चलते हैं, और उसके बाद हम लोग एक एक करके देखेंगे सबको, जिसमें हम आज 50 से लेकर 75 तक के सवालों को हल कर रहे हैं। तो 58 के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 59 नंबर, और 59 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। वही क्वेश्चन है जो अभी लार ग्रंथि के बारे में पढ़ रहे थे, डायस्टेज के बारे में। और डायस्टेज
एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है और इसके साथ साथ टाइलिन एंजाइम में भी लार ग्रंथि में पाया जाता है। तो लार ग्रंथि, इनमें से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाएगा? तो लार कौन बनाएगा? लार ग्रंथि। और लार ग्रंथि में लैक्टोज, सुक्रोज, डायस्टेज, टाइलिन 4 ऑप्शन है। तो लैक्टोज, डायस्टेज, सुक्रोज या टाइलिन। तो यहां ध्यान रखना है आंसर जो होगा ये आंसर ई होगा, पहला ध्यान रखना। तो आंसर ई होगा क्यों? क्योंकि ध्यान देंगे कि लैक्टोज और सुक्रोज ये जो है छोटी आंत में बनता है, लेकिन लार में ये दोनों मिलता है, टाइलिन और डायस्टेज। तो ये ध्यान रखना है डायस्टेज तथा टाइलिन ये 2 एंजाइम लार में मिलता है। और लार का निर्माण अभी हमने कहा 6 लार ग्रंथियां होती है हमारे मुंह में, जिसके द्वारा लार का निर्माण होता है और उसी में ये दोनों मिल करके स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करते हैं। तो ये ध्यान रखना है। और 2 ऑप्शन जब हो जाता है तो एक से अधिक आंसर सही होगा तो आंसर ई चला जाएगा। तो 59 का आंसर ई है, ये ध्यान रखना। अब 59 के बाद 60 चलते और 60 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, दिख रहा होगा कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है। ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, खनिज एवं विटामिन। तो इन चारों में एनर्जी देने का काम 3 का है। एक है जो आपको कार्बोहाइड्रेट दे दिया, तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा पूछ रहा है, तो प्रोटीन और वसा ये 2 है जो एनर्जी देता है, लेकिन एनर्जी देना इनका काम नहीं है। अब यहां ध्यान रखना है कि आंसर जो होगा इसमें, ये आंसर 60 का बी होगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि यहां जो पूछा है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज जानवरों में ऊर्जा देता है, इसका काम ही ऊर्जा देना। कभी पूछेगा एग्जाम में कि हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त होता है किससे? तो ग्लूकोज से। लेकिन ग्लूकोज के अलावा फैट्स जो है इसका काम भी ऊर्जा देना है, क्योंकि फैट से उष्मा प्राप्त होता और उसी से बॉडी हीट होता, तो ये काम फैट्स का है। लेकिन ग्लूकोज की ऊर्जा के बाद इसका नंबर आता। प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन शरीर निर्माण करता है और शरीर निर्माण का काम इसका है, प्रोटीन का, इसका ऊर्जा देना काम नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना कि प्रोटीन भी इमरजेंसी काल में, आपातकाल में ऊर्जा भी देता है। लेकिन मुख्य पूछ रहा है तो मुख्य ग्लूकोज के बाद यही होगा जिसका आंसर फैट्स है। तो ध्यान रखना है। 61 नंबर देखें तो 61 कहता है कि संपर्क बल को कहा जाता है घर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, पेशीय बल, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आंसर है संपर्क बल को कहा जाता है। तो संपर्क बल का आंसर यहां जो होगा ये ई होगा, ये ध्यान रखना। और ई वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल ई वाला जो क्वेश्चन होता है वो बिल्कुल क्लिष्ट होता है, कॉन्सेप्ट पूरा जब तक नहीं रहेगा तब तक आप नहीं बना पाएंगे। और बीपीएससी में यहीं पर स्टूडेंट्स को कठिनाई आ रही है और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन को गलत कर दे रहे हैं और जिसके कारण वो 1, 2, 3 नंबर से रेस से बाहर हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दें। तो 61 में ई आंसर होगा, इसलिए कि संपर्क बल जो होता है 2 सतह के बीच लगता है। तो 2 सतह के बीच लगेगा तो उसको कहेंगे संपर्क बल। तो एक तो घर्षण है, तो घर्षण जो है 2 सतह के बीच लगेगा। जब तक 2 सरफेस आपस में नहीं मिलेगा घर्षण नहीं लगेगा। जैसे गाड़ी का पहिया रोड पर चलता है तो उसमें सरफेस पर घर्षण बल लगने लगता है। या एक जो है पेशी है, पेशी मतलब मांसपेशियां। तो एक मसल्स दूसरे मसल्स पर चलती है। जब हाथ मोड़ते हो तो देखते हो मांस ऊपर चढ़ जाता है, फिर हाथ नीचे करते तो मांस नीचे आ जाता है। पैर को मोड़ते हैं तो थाई मसल्स ऊपर आता है, फिर नीचे करते तो मसल्स नीचे चला जाता है। तो मसल्स एक दूसरे के सतह पर काम कर रहा है, इसलिए घर्षण बल और पेशी बल दोनों संपर्क बल के रूप में काम करता है। और इसलिए एक से अधिक आंसर होने की वजह से 61 का आंसर ई होगा। अब 62 जो है वो ध्यान रखना। अब 62 आंसर कह रहा है कि हर्ज क्या मापने की यूनिट है। तो पहले तो हर्ज को समझना है, ऑप्शन देखना है। कह रहा है तरंगों की आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य, तरंगों की तीव्रता या तरंगों की स्पष्टता। तो 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तरंग की आवृत्ति, ये ध्यान रखना, मतलब यहां पर आवृत्ति ही मापा जाएगा, फ्रीक्वेंसी। क्योंकि फ्रीक्वेंसी का आवृत्ति जो होता है, फ्रीक्वेंसी का आवृत्ति का जो है वो प्रति सेकंड, और प्रति सेकंड को ही हर्ज कहते हैं। कहा जाता है कि कोई भी क्रिया 1 सेकंड में यूनिट टाइम में जितना बार होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। तरंगे चलती तो कंपन होता है, और कंपन के दौरान माध्यम के कण 1 सेकंड में कितना कंपन किया
यही उसकी आवृत्ति बता देता है। तो इस रूप में ध्यान रखना है कि प्रति सेकंड जितना कंपन होता है उसी को हर्ज कहते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं कि साउंड 20 हर्ज का होता है और 20 किलो हर्ज तक सुनाई देता है। तो 20 हर्ज या 20 साउंड का ये फ्रीक्वेंसी है। 20 कंपन प्रति सेकंड हो या 20,000 कंपन प्रति सेकंड हो, तभी आप सुन सकते हैं। तो ये कंपन को मापने का या आवृत्ति को मापने के लिए हर्ज है, जबकि तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए एंगस्ट्रम का प्रयोग होता है। ये ध्यान रखना। एम्पलीट्यूड या तीव्रता को नापने के लिए डेसीबेल का प्रयोग होता है। तो ये 3 याद रखना है। आवृत्ति के लिए हर्ज, तरंग दैर्ध्य के लिए एंगस्ट्रम और तीव्रता के लिए डेसीबेल। तो यहां पर आंसर जो होगा तरंगों की आवृत्ति, इसलिए 62 का आंसर ए होगा। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो कह रहा है 63 नंबर, और 63 नंबर कहता है क्वेश्चन जो आपका स्क्रीन पर है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा का कारण है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना है कि सूर्योदय और सूर्यास्त होता है तो क्षितिज लाल दिखता है, मतलब दूर है बहुत। जब सूर्योदय सूर्यास्त होता है सूर्य बहुत दूर होता है। तो कलर जब भी बनेगा प्रकाश में, तो कलर के लिए एक तो परकिरणन चाहिए, ये ध्यान रखना है। परकिरणन और वर्ण विक्षेपण 2 कलर का निर्माण करता है, लेकिन वर्ण विक्षेपण के लिए किरणों को किसी माध्यम से गुजरना होता है। जैसे प्रिंट से गुजरता है तो प्रकाश निकलता है, लेकिन माध्यम के कणों से अगर किरणें टकराती है तो किरणें का रंग बिखरने लगता है, जो लैम्डा पर डिपेंड करता है। और लैम्डा पता होगा कि रेड लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसलिए उसमें परकिरणन सबसे कम होता है। तो परकिरणन कम होता तो फैलता नहीं है, इसलिए वो दूर तक भी सिमट कर रहता है। दूसरा कि उसमें अपवर्तन कम होगा। तो परकिरणन भी है और अपवर्तन भी, ये ध्यान रखना। तो परकिरणन और अपवर्तन ऑप्शन दे रहा है। प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का परकिरणन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो ये दोनों क्रिया कि परकिरणन कम होता है और अपवर्तन भी कम होता। तो परकिरणन कम हुआ तो कलर वहीं पर सिमटा रहा, और दूर तक अपवर्तन नहीं होने की वजह से दूर तक लाल किरण दिखाई देता है। रेड लाइट दूर से ही दिखता क्योंकि अपवर्तन कम हो रहा। तो दोनों आंसर होने की वजह से यहां पर आंसर यहां भी 63 का ई चला जाएगा। तो 63 का ई है, ये ध्यान रखना। अब 64 को देखें तो 64 में क्या है इसको देखना। तो 64 नंबर को देखें तो 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आपके स्क्रीन पर है कि घर्षण निम्नलिखित में से किससे कम किया जा सकता है। तो फ्रिक्शन है, सतह है, सतह पर घर्षण है, जो कि सतह उबड़ खाबड़ होता है। फ्रिक्शन कम करने का तरीका पूछ रहा। कहता है 64 नंबर में पहला ऑप्शन सतहों का चमकाकार होना, अस्निग्ध कार्यों का प्रयोग से, स्पर्श के क्षेत्रफल को कम करने से। तो 2 चीज ध्यान रखना कि सतह जितना चिकना होगा घर्षण उतना कम होगा, सतह रुखड़ा होगा घर्षण ज्यादा होगा। अगर कोई स्निग्ध कार्य देंगे, स्नेहक मतलब लुब्रिकेंट डालेंगे तो घर्षण कम हो जाएगा। जैसे चेन आवाज करता है तो हम लोग उसमें मोबिल ग्रीस डालते हैं। ग्रेफाइट का प्रयोग होता है या पंखे में बॉल बेरिंग लगाते हैं तो फ्रिक्शन को कम करता। लेकिन सरफेस एरिया फ्रिक्शन को प्रभावित नहीं करता, वो छोटा एरिया हो या बड़ा एरिया, क्योंकि फ्रिक्शन जो है मुख्य रूप से वेट पर काम करता है, भार पर। सरफेस बड़ा छोटा से मतलब नहीं है। तो ये ध्यान रखना कि क्षेत्रफल से कोई लेना देना नहीं। इसलिए 2 आंसर है, पहला सतह को चमकाकर करना और दूसरा स्नेहकार्यों का प्रयोग करके। तो आंसर जो है सी है 64 का, मतलब 1 और 2 दोनों सही। तो ध्यान रखना 1 और 2 ही केवल सही है और वो आंसर सी में गया। तो ध्यान रखना 64 का। 65 को देखें तो 65 कहता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। और इसका ऑप्शन जो दिया है वो दिया है पहला रिक्टर पैमाना, मैट्रिक पैमाना, सेंटीग्रेड पैमाना, न्यूटन पैमाना। तो आंसर तो इसका ए होगा, जिसको रिक्टर स्केल कहते हैं। तो रिक्टर स्केल है, लेकिन ये ध्यान रखना कि भूकंप की तीव्रता 2 और स्केल से मापी जाती है। इसको कहते हैं मर्केली स्केल और एक कहते हैं रॉसफेरियल स्केल। तो ये 3 है, लेकिन ये पुरानी पद्धति है दोनों। आजकल जो चल रहा है यही चल रहा। और आपको बता दें रिक्टर स्केल पर कुल तीव्रता जो मापी जाती है अधिकतम 10 की तीव्रता माप सकते हैं आप। 10 से ज्यादा कुछ मापने की जरूरत नहीं बचती, पूरी
जब 10 की तीव्रता आ जाएगी तो उसके ऊपर सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। तो ये 65 नंबर। 66 नंबर देखें तो ये ध्यान रखना, 66 का था निम्न में से क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। तो परिणाम नहीं है तो पहला, सूर्य के सूर्यास्त समय लाल दिखाई देना। तो प्रवर्तन का, प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का, तो सूर्य के सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, तो ये अपवर्तन के कारण है। रात में तारों का टिमटिमाना, ये भी है। कह रहा है सूर्य का आकाश में अपने वास्तविक ऊंचाई से ऊंचाई पर दिखना, ये भी है। सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ना। तो यहां पर आंसर जो है, ये सभी आंसर सही है। इनमें से सभी क्रियाएं अपवर्तन के कारण होती है, ये ध्यान रखना, जो अभी हमने बताया है कुछ कारण। तो अपवर्तन के कारण सूर्य लाल भी दिखता है, चूंकि दूर तक दिखाई लाल ही दे सकता है। दूसरा कि रात में तारे टिमटिमाते माध्यम चेंज करने के कारण चूंकि अपवर्तन होता है। सूर्य में आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई दिखता है कि सूर्य बीच में वैक्यूम है, तो प्रकाश किरणें अपवर्तन के कारण मूव करती है तो ज्यादा ऊंचा दिखता है। इसके अलावा कि सूर्य अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ता है। तो इनमें से जो आंसर है वो 66 का डी है, ध्यान रखना। तो ये 2 से 3 मिनट नहीं, ये 4 मिनट पहले दिखता, 4 मिनट पहले दिखता है और 4 मिनट बाद तक दिखता है। तो ये ध्यान रखना कि 4 मिनट बाद तक और 4 मिनट पहले। क्यों होता है ऐसा? तो इसको देखें कि सूर्य यहां है, ये क्षितिज है, यहां पर माध्यम है, तो किरण आता है तो ऐसे मूव करता। तो 2 किरण जब मूव करेगा तो इसका जो रिएक्शन पॉइंट होगा, यहां पर जो कटाव होगा, वो इसको आगे बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ करके ये यहां पर बनेगा इसका प्रतिबिंब। तो क्षितिज के नीचे लेकिन दिखाई देगा। तो नीचे रहता है तभी दिखने लगता है, और जब दूर हो जाता है, डूब जाता है, तो भी किरणें ऐसे मुड़ करके आती है, इसलिए इसका जो प्रतिबिंब है ऊपर तक बनते रहता है। तो क्षितिज के डूब जाने के बाद भी ये दिखाई देता। तो ये जो टाइम है ये 2 से 3 मिनट नहीं, 4 मिनट है। 4 मिनट सुबह में और 4 मिनट शाम में ये पहले दिखेगा और बाद तक दिखाई देगा। तो ये 66 का आंसर डी है, ये ध्यान रखना। और 66 के बाद चलें अगला क्वेश्चन की तरफ, और वो क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर है 67 नंबर। और 67 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि तरंगों का रंग किस पर निर्भर, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तो तारों का रंग जो है स्टार, वो रंग जो है उसके तापमान पर निर्भर करता है, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन जो है आपका तापमान है, दूरी है, रेडियस है, वायुमंडलीय दाब है। तो ये ध्यान रखना है कि तारों का जो प्रकाश है उसका कलर तापमान पर डिपेंड करेगा। एक नॉर्मल हम क्वेश्चन आप प्रैक्टिकल देखें, एक लोहा ले, उसको गर्म करें, तो लोहा बिल्कुल डार्क कलर में होता है, लेकिन जैसे जैसे गर्म होता है रेड हो जाता है। और गर्म करेंगे तो ऑरेंज होगा, और गर्म करेंगे येलो होगा, और गर्म करेंगे व्हाइट हो जाएगा। टेम्परेचर जैसे से बढ़ता है उसमें इमिशन ज्यादा होता है, रेडिएशन ज्यादा होता है, और इसके कारण उसका कलर बदलने लगता है। तो तापमान जैसे से बढ़ेगा कलर बदलेगा। और इसलिए ध्यान रखना है कि 67 का जो आंसर है वो आंसर है ए। तो ये ध्यान रखना है 67 का। 67 के बाद 68 नंबर, और 68 नंबर कह रहा है कि सौर कोशिकाओं किसके सिद्धांत पर काम करती है। सोलर सेल की बात कर रहा है। कोशिका यहां बॉडी वाला सेल नहीं है, वो सेल जो सोलर सेल है। सोलर जो सेल, बैटरी से हम जो ऊर्जा निकालते हैं, तो वो जो यूज होता है उसको ध्यान रखना कि वो फोटो वोल्टेइक सेल पर काम करता है। तो फोटो वोल्टेइक प्रभाव होता है, और ये फोटो वोल्टेइक दिया है, प्रकाश विद्युत प्रभाव दिया है, प्रकाश चुंबकीय प्रभाव दिया, प्रकाश संश्लेषण दिया। तो 3 में कोई लेना देना नहीं है। फोटो वोल्टेइक मतलब प्रकाश को यूज करके बैटरी में विभव का निर्माण करना, और विभव से करंट को जनरेट करना, विद्युत धारा को। तो फोटो वोल्टेइक इफेक्ट ही कारण है जिसकी वजह से सोलर सेल काम करता। तो सोलर सेल में 68 का आंसर ए होगा, ये ध्यान रखना। अब 68 के बाद आगे चलें, तो 68 के बाद जो क्वेश्चन है वो 69 नंबर, और 69 नंबर कह रहा है
कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता? ऑप्शन है माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, सौर कोशिका और ग्रामोफोन। तो माइक्रोफोन आंसर है, ये ए आंसर है, क्योंकि माइक या माइक्रोफोन जो हम बोलते हैं माइक लेकर के, वो ध्वनि देते हैं ऊर्जा, और वो वायर में उसको विद्युत के रूप में कन्वर्ट करता है। तो एक इंस्ट्रूमेंट है जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। लाउड स्पीकर उल्टा करता है। लाउड स्पीकर का काम है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना। सौर कोशिका हमने कहा उसका काम है सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। दूसरा ग्रामोफोन है जो मैग्नेटिक एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। तो पहले ग्रामोफोन बजता था, देखते होंगे, रिकॉर्ड पर ऐसे लगा करके बजाया करते थे। तो वो मैग्नेटिक एनर्जी होता था जिसको कन्वर्ट करके विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता। तो ये ध्यान रखना है। अब इसके अलावा तो ये ध्यान रखना 59 का ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला जो होता है वो माइक्रोफोन होता है। तो 69 का ए है। 70 को देखें तो 70 कहता है कि लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? आंसर है दाब में अंतर, कोशिकीय घटना है, तेल की कम श्यानता या ससंजक बल। तो कोशिकीय घटना है, दाब में अंतर है, तेल में कम श्यानता या ससंजक बल है। तो आंसर बी होगा। बी मतलब केशिकीय क्रिया। तो केशिकीय घटना है जिसको कैपिलरी एक्शन कहते हैं। क्योंकि जब लैंप की बाती लेते हैं तो धागे को जब लपेटेंगे तो बीच में कैपिलरी ट्यूब बन जाएगा, और महीन नली में जब लिक्विड में जाते हैं तो उस कैपिलरी एक्शन के कारण लिक्विड ऊपर चढ़ने लगता। तो लैंप की बाती हो, कोई मिट्टी का टुकड़ा हो, कपड़ा हो, भिंगाएं, गीला करें, कपड़ा पर पानी चढ़ने लगे, सब कैपिलरी एक्शन। तो आंसर जो होगा यहां केशिका क्रिया। तो 70 का केशिका क्रिया। अब आगे बढ़ें तो 70 के बाद 71 है, और 71 कह रहा है कि जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है? तो बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, बार बार पूछता है एग्जाम में। तो चींटी काटती है तो एक जलन होता है, और जलन जो होता है उसमें मौजूद फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है। तो फॉर्मिक अम्ल आंसर है इसका। 4 ऑप्शन है आपके लिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और फास्फोरिक अम्ल। तो आंसर है फॉर्मिक अम्ल, HCOOH। ये इसका सूत्र है, कभी कभी सूत्र भी पूछ देगा फॉर्मिक अम्ल का। चींटी के साथ साथ मधुमक्खी में भी ये होता है। तो मधुमक्खी जब डंक मारती है तो वो जलन जो होता है इसी के कारण होता है। एसिटिक अम्ल के बारे में कभी कभी पूछेगा। तो एसिटिक अम्ल सिरका में होता है, विनेगार में जो बैक्टीरिया फर्मेंटेशन के कारण कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर बनाती है, तो विनेगार या उसमें एसिटिक अम्ल होता है, ये ध्यान रखना। तो ये जो 71 का आंसर है फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन में बी है, ये ध्यान रखेंगे। तो आंसर जो होगा बी होगा। 72 एक कॉमन क्वेश्चन फैक्चुअल, जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ ये कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक नाम है। आंसर जो है गैलिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल या म्यूरिएटिक अम्ल। तो आंसर जो है ये सी है, ये ध्यान रखना है। नाम है म्यूरिएटिक अम्ल। तो ये एक नाम है HCl का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। पिक्रिक अम्ल क्लोरीन से बना होता है, फास्फोरिक अम्ल या क्लोरिक अम्ल HClO3 को कहते हैं, और गैलिक एसिड नहीं होता, मैलिक अम्ल होता। तो 2 फॉर्मिक एसिड का मॉलिक्यूल मिला देंगे तो मैलिक अम्ल हो जाएगा। ये मिसप्रिंटिंग है, गैलिक को मैलिक कर लेना है। लेकिन यहां जो ये म्यूरिएटिक नाम जो है ये HCl का ही दूसरा नाम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो आंसर जो होगा वो 72 का सी होगा। 73 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछता रहता है। 73 कहता है कि नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में एक इंस्ट्रूमेंट होता है, पार्ट, और उसका नाम है मंदक, मॉडरेटर। तो मंदक का काम है न्यूट्रॉन की गति को कम करना, ये ध्यान रखना। तो न्यूट्रॉन की गति कम करना जो एक इंपॉर्टेंट काम है नाभिकीय रिएक्टर में, क्योंकि स्लो न्यूट्रॉन की जरूरत होती है नाभिक को तोड़ने के लिए। तो उसके लिए मंदक के रूप में 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट का प्रयोग होता है नाभिकीय रिएक्टर में। पहला तो एक जो होता है उसमें ग्रेफाइट होता है, और नहीं तो भारी जल होता। तो ग्रेफाइट को याद रखना है,
और नहीं तो यहां पर भारी जल को याद रखना। तो यहां पर ग्रेफाइट के रूप में पूछा है और यहां आंसर जो दे रहा है कह रहा है ईंधन के रूप में, स्नेहक के रूप में, विमंदक के रूप में, विद्युतरोही के रूप में। तो विमंदक को ही मॉडरेटर कहा जाता है, तो यहां मंदक को विमंदक लिख दिया है। तो आंसर जो होगा विमंदक होगा और 72 का आंसर जो होगा वो सी होगा। तो ध्यान रखना। तो 72 के बाद एक 73 है, तो 73 का आंसर है कि नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो ग्रेफाइट एक ऐसा कंपोनेंट है नाभिकीय रिएक्टर में जिसके द्वारा न्यूट्रॉन को गति को कम करते हैं और उसी गति को कम करने वाले को विमंदक कहा जाता है। और विमंदक जो ऑप्शन में है वो आपका सी ऑप्शन है। तो ये ध्यान रखना है सी को। और ध्यान रखना कि जिसमें ग्रेफाइट विमंदक के रूप में होता है उसको एक नाम दिया जाता है जिसे एटॉमिक पाइल रिएक्टर कहते हैं। तो ये ध्यान रखना एटॉमिक पाइल रिएक्टर को, कभी कभी ये भी पूछेगा। और एक जो है भारी जल जिसका सूत्र D2O हो रहा था। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। ये भारी जल एक कंपाउंड है जिसका भारी संयंत्र जो है नांगल में काम करता है भाखड़ नांगल परियोजना के साथ। तो नांगल में भारी जल का संयंत्र है भारत द्वारा लगाया गया जिसके द्वारा नाभिकीय रिएक्टर में इसकी आपूर्ति की जाती है। 73 के बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 74 नंबर है और 74 आपके स्क्रीन पर है। करा कि जब पेपर पर फैले संदलित मतलब कूटा हुआ पीट करके उसको महीन कर दें, क्या है तो K-4 पोटेशियम परमैंगनेट में ग्लिसरॉल की एक बूंद मिलाई जाए तो क्या होता है। तो एक बूंद मिलाएंगे जब पोटेशियम परमैंगनेट को चूर्ण बना करके पीट करके, तो ये चटक के साथ एक्सप्लोजन करेगा और इग्निट कर जाएगा, आग लग जाएगा। जो एक टेस्ट है पोटेशियम परमैंगनेट का। तो पोटेशियम परमैंगनेट जब ग्लिसरॉल पर डालेंगे तो चटक आवाज होगी और चटक आवाज के साथ साथ वहां आग लग जाएगी। तो पेपर पर है तो पेपर जलेगा और साथ ही कुछ आवाज करेगा। तो ऑप्शन जो दे रहा है वो पहला ऑप्शन है कि चटकने की आवाज होती है, तो ये भी सही है, एक्सप्लोजन होता है चटक के साथ। दूसरा हिंसक विस्फोट होता है, ऐसा नहीं, हिंसक विस्फोट नहीं होगा, चटक थोड़ा सा लगेगा कि थोड़ा होगा, उतना बड़ा नहीं, एक बूंद मिलाने से बहुत ज्यादा विस्फोट नहीं होगा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। ये आंसर सही नहीं है, पेपर सुलगने लगता है, तो ये भी सही है। तो ए और डी सही है और जब ए और डी सही है तो यहां ऑप्शन जो होगा वो ई होगा, मतलब चटकने की आवाज सुनाई देगी और चटकने के साथ साथ आग लग जाएगी। तो ये ध्यान रखना। जो 74 नंबर 75 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है। तो यौगिक बनाने के लिए ध्यान रखना कि कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है। तो यौगिक बनाने के लिए ऑप्शन जो है, क्योंकि अक्रिय गैस कंपाउंड बनाती नहीं है, अक्रिय गैस के द्वारा कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए उसको अक्रिय गैस कहते हैं। लेकिन हम लोग को यहां ध्यान रखना है कि अक्रिय गैस के रूप में एक इंपॉर्टेंट गैस है जिसको जेनन कहते हैं और वो हैलोजन के साथ रिएक्शन करता है। तो एक ऑप्शन होता तो हम जेनोन लेते हैं। यहां हीलियम है, जेनोन है, क्रिप्टन है, आर्गन है। तो जेनन तो कॉमनली कर लेता है, लेकिन क्रिप्टन और आर्गन ये दोनों भी कुछ कंपोजिशन के आधार पर कभी कभी इंपॉर्टेंट कंडीशन जब उपलब्ध कराते हैं तो उस स्थान में ये काम करता है। तो क्रिप्टन और जेनन, आर्गन और हीलियम रिएक्शन नहीं करता। तो दो हो गया, जेनन तो कॉमन है, अगर नॉर्मल एग्जाम होता तो जेनन एक ही आंसर होता, लेकिन चूंकि बीपीएससी में बैठ रहे हैं तो जेनन के साथ साथ यहां क्रिप्टन भी है। तो क्रिप्टन और रेडॉन भी होता है जो कभी कभी रिएक्शन कर लेता है स्पेशल कंडीशन उपलब्ध कराने पर। प्रेशर टेम्परेचर का आप वेरिएशन करेंगे तो वो कर लेगा। तो इस रूप में यहां आंसर जो है वो एक तो जेनोन है और एक जो है जेनोन के साथ साथ क्रिप्टन है। तो दो जो है ये रिएक्शन कर सकता है, आर्गन और हीलियम नहीं करता। तो दो बना सकती है, इसलिए एक से अधिक आंसर है जेनन और क्रिप्टन। और जेनन क्रिप्टन की वजह से 75 का जो आंसर होगा मोर देन 1 में ई चला जाएगा। तो यही था पहला सेट का 25 क्वेश्चन। तो ये कौन बनेगा बीपीएससी अधिकारी का ये पहला सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को बिल्कुल एक एक करके कॉन्सेप्चुअली समझे। मोबाइल को इसलिए हम यूज कर रहे थे क्योंकि इसी में लॉकडाउन की वजह से अभी क्वेश्चन हमारे पास प्रिंट नहीं है कि हाथ में क्वेश्चन लेके करें, क्वेश्चन इसी में है पीडीएफ के रूप में। तो इसके कारण क्वेश्चन देखना पड़ रहा और आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है उसको ध्यान रखना है और उसी के द्वारा
हम लोगों को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करके धीरे धीरे तैयारी को अच्छी करनी है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहां कंप्लीट करता हूं। आगे के क्वेश्चंस को लेकर मैं फिर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि। जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, देश हित में काम करें, कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जो देश के लिए हितकर ना हो। तो शुभ रात्रि।